नमस्कार। नेट जीआरएफ और कॉलेज लेक्चर एस्पायरेंट आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत, एक ऐसा टॉपिक जहां से ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। लगभग हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं राजनीतिक सिद्धांतों से। है क्या राजनीतिक सिद्धांत? ये डेफिनेशन दी गई यहाँ पर कि ज्ञान की शाखा है जिसमें शक्ति सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने के कारण ही इसको राजनीति विज्ञान कहा गया है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, राजनीतिक दर्शन और एक व्यवहारवादी, आधुनिक बोलते हैं, अनुभवी बोल दीजिए। अगला जो पॉइंट है ये राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कार्य हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि एग्जाम में राजनीतिक सिद्धांत के कौन से कार्य होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में भी यदि कुछ रह रहा है और मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं उसका सब पार्ट बना करके पार्ट 2 पार्ट 3 बना करके मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कार्य हैं, समालोचना, पुनर्निर्माण, व्याख्या करना। ये 3 प्रमुख कार्य हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। व्याख्या करना, वर्णन करना एक ही बात है। अब अपन बात करते हैं परंपरावादी राजनीतिक दर्शन और आधुनिकवादी, व्यवहारवादी, प्रत्ययवादी। ये वही अंतर है जिनको आप चाहे परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो आधुनिकवादी, व्यवहारवादी, प्रत्ययवादी बोल दो या परंपरावादी राजनीतिक दर्शन बोल दो, एक ही चीज़ है। परंपरावादी राजनीतिक दर्शन मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। दर्शन है तो मूल्य नैतिकता पर बल देंगे ही देंगे, यानी न्याय, समानता, प्रभुता पर वह मूल्यों का अध्ययन करते हैं। मैंने पढ़ा था व्यवहारवाद जब आया तो वो मूल्य, तथ्य मूल्य प्रभेद करके एक टॉपिक आता है अपना। ठीक है, तो परंपरावादी राजनीतिक दर्शन ये मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं। आधुनिकवादी जो है ये वैज्ञानिकता पर बल देते हैं, अर्थात विकास, आधुनिकीकरण, मतदान, व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। विकास जैसे राजनीतिक विकास जैसे टॉपिक, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, इनका अध्ययन किया जाता है यहाँ पर व्यवहारवाद में, आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण दोनों अलग अलग टॉपिक है। इनके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मेरा, राजनीतिक विकास का भी, आधुनिकीकरण का भी। दोनों को एक ही समझने की भूल नहीं करनी अपने को, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या अंतर है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से वीडियो में बताया हुआ है जो मैंने बनाया था। ये समष्टिवादी अध्ययन पर बल देते हैं, यानी अध्ययन की बड़ी इकाई पर बल देते हैं। अध्ययन की बड़ी इकाई का मतलब है कि जैसे सरकार का अध्ययन कर रहे हैं तो डायरेक्ट किन के ऊपर जाएंगे? ये परंपरावादी राजनीतिक दर्शनवादी ये डायरेक्ट बात करेंगे कि सरकार के अंग कौन से हैं, तो ये विधायिका की चर्चा करेंगे, कार्यपालिका की चर्चा करेंगे, न्यायपालिका की चर्चा करेंगे कि साहब यहाँ पे किस तरीके का शासन है, संस्थात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक शासन है, कानून कैसे बनते हैं। तो विधायिका में की बात करेंगे, विधायिका का अध्ययन करेंगे कि उत्तरदायित्व तो शासन है, संस्थात्मक प्रणाली है, तो अगर संस्थात्मक प्रणाली नहीं है तो वहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये समष्टिवादी अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन की इकाई जो बड़ी इकाई होती है उसकी बात करते हैं। जबकि व्यवहारवादी जो आधुनिकवादी हैं ये व्यष्टिवादी अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन की छोटी इकाई पर बल देते हैं। छोटी इकाई का मतलब है अध्ययन ये भी विधायिका का करेंगे, लेकिन इनके मूल में विधायिका नहीं होगी, बल्कि आधुनिकवादी क्या सोचेंगे कि विधायिका जो है, इस विधायिका के मूल कार्यों में हस्तक्षेप कौन करता है, विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कौन करता है, उनका अध्ययन करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, वापिस समझना। विधायिका में राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं विधायिका को दबाव समूह प्रभावित करते हैं, तो ये इनका अध्ययन करेंगे। फिर इतना ही नहीं, दबाव समूह कहाँ से बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किस टाइप के दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दल किस टाइप के होते हैं, किस टाइप का दबाव समूह वर्तमान में है, ये दल किस टाइप का है, दक्षिणपंथी है, वामपंथी है। फिर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि संस्थाएं प्रभावित नहीं करती हैं व्यवस्था को संस्थाएं प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि उसमें कार्य करने वाले मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार, उनका जैसा व्यवहार होगा वैसे ही वो विधायिका होगी, वैसे ही कानून बनाएंगे। चाहे संस्थात्मक प्रणाली हो, चाहे दीक्षात्मक प्रणाली हो, इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मना नहीं करते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रभाव किसका पड़ेगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी का व्यक्तित्व कैसा है, वैसी विधायिका होगी। वो किस संगठनों से जुड़ा हुआ है, वो किस दबाव समूह से जुड़ा हुआ है, कौन सी दबाव समूह का उसके ऊपर प्रभाव रहता है और कौन सी चीज़ें हैं जो उसको उसके कार्यों को प्रभावित करेंगी, उनके अध्ययन की बात करता है। ये है इसका मतलब। आई होप कि आप इस लाइन को समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी लाइन दिखती है, समष्टिवादी व्यष्टिवादी। इसमें समस्त को समाये रखा है और ये समस्त नहीं है, इसमें छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। ये द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ये प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अपन खुद जाएंगे, खुद इकट्ठे करेंगे। जैसे अपने को ये अध्ययन करना है कि यहाँ पे नेट की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं, तो अपन खुद जाएंगे संस्थानों में, उनसे खुद पूछेंगे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ना। इनमें इनके उत्तर छिपे होते हैं, प्रश्नावली टाइप में होते हैं। या ये पूछेंगे कि यहाँ पर गरीब लोग कितने, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, जो गरीब नहीं है फिर भी बीपीएल कार्ड बना रखा है। तो अपन उन लोगों से डायरेक्ट जाकर के हाँ ना में, इनमें प्रश्नावलियों में इन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं, कोई आंकड़ा जारी कर दिया किसी ने, किसी सरकार ने, किसी ने जारी कर दिया और अपन ने उनका प्रयोग कर लिया, उनके आधार पर अपन ने अध्ययन कर लिया, वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो परंपरावादी द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिकवादी प्राथमिक आंकड़ों पर बल देते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है, परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। औपचारिक संस्थाएं कौन सी हैं? जो अपन जानते हैं जितनी संस्थाएं औपचारिक संस्थाएं हैं, कौन सी औपचारिक संस्थाएं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये औपचारिक संस्थाएं हैं। अनौपचारिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो इन संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। जो औपचारिक संस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं वो अनौपचारिक संस्थाएं, दबाव समूह है, हित समूह है, ये अनौपचारिक संस्थाएं हैं। नागरिक समाज अपने टॉपिक का सिलेबस में ऐसे कैसे, नव सामाजिक आंदोलन जो हो रहे हैं वो सारे अनौपचारिक संस्थाओं से संबंध रखते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन अनौपचारिक आंदोलन है, अनौपचारिक संस्थाएं हैं। और एक और काम की बात है, अनौपचारिक संस्थाओं का कोई देश नहीं होता है। बाल अधिकारों की बात करने वाली अनौपचारिक संस्था चाहे भारत के बारे में बात करेगी या वैश्विक स्तर पर बात करेगी, इसका कोई देश नहीं होगा। ठीक है, तो औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है परंपरावादी और अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं आधुनिकतावादी। उचित अनुचित सत्य असत्य पर बल देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण वाले हाँ या ना में बात करते हैं। ठीक है, उचित अनुचित की बात नहीं करते हैं। छठवां पॉइंट है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार दो कार्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपन ने अभी 3 कार्य देखे हैं राजनीतिक सिद्धांत के, समालोचना, पुनर्निर्माण और एक देखा अपन ने व्याख्या, वर्णन करना। तो समालोचना और पुनर्निर्माण परंपरावाद में, परंपरागत में शामिल है, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ये राजनीतिक सिद्धांत में, ये जो व्याख्या वाला पॉइंट है वो आधुनिकवाद में शामिल है, वो व्यवहारवाद में शामिल है। परंपरागत दृष्टिकोण विकासशील देशों से में प्रभावित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण विकसित देशों में प्रभावित है। चूंकि आधुनिक दृष्टिकोण लेकर के वो आए थे तो वो अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हम छोटे बाप के बेटे हैं, वो ये कहेंगे हम बड़े बाप के बेटे हैं। तो कहने का मतलब अपने को यही ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण है वो विकसित देशों में आया है और परंपरागत दृष्टिकोण विकासशील देशों में अपनाया जाता है या प्रभावित है। प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के जो दृष्टिकोण है इसको परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद का जो काल है वो राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। परंपरागत दृष्टिकोण पतन और ह्रास का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि आज भी परंपरागत दृष्टिकोण का महत्व बना हुआ है। परंपरागत दृष्टिकोण का पतन और ह्रास का विरोध, पतन बोल दो या ह्रास बोल दो, इसका विरोध करते हैं। जबकि आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार परंपरागत राजनीति का पतन हो गया है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपन समझते हैं डिटेल में। देखिए, केवल शब्दावली कठिन होती है, यदि शब्दावली अपने को समझ में आ जाए तो अपन किताब में भी पढ़ सकते हैं आराम से। शब्दावलियों में तो समस्या है, तो कोई भी ऐसी शब्दावलियाँ आएंगी उनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, आराम से समझाऊँगा आपको। जैसे यही आया राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, पतन की बात करते हैं अपन, आगे ये पूरा टॉपिक आएगा। परंपरावादियों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांतों का कोई पतन नहीं हुआ है। आधुनिकवादी बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। क्यों पतन हुआ है? जैसे राजनीतिक सिद्धांत आए परंपरागत में, कौन से आए, यानी प्लेटो से लेकर और दूसरे विश्व युद्ध तक के जितने भी सिद्धांत आए हैं 1945 तक के समय तक, वो सारे परंपरावादी सिद्धांत हैं। अब कौन से इतने, जितने आप नाम जानते हो ना अभी,
जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कौन से हैं। देखिए, उदारवाद, उदारवाद के बाद में समाजवाद, मार्क्सवाद या अनुदारवाद, ये जो भी सिद्धांत आप नाम जान रहे हो, ये सारे 1945 के पहले के आए हुए सिद्धांत हैं। तो आधुनिकवादियों का कहना है कि इन सिद्धांतों का पतन हो गया है, इन्हें ये मानेंगे पतन को, ये पतन की समर्थन करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि अभी ऊपर अपने पढ़ा कि इनके जो सिद्धांत है ना, वो किस टाइप के सिद्धांत हैं। इनके सिद्धांत इस टाइप के सिद्धांत हैं, जो भी विशेषताएं अपन ने पढ़ी हैं। क्यों इनका पतन हो गया है? ये सारे सिद्धांत मूल्यों की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात नहीं करते हैं। ये सिद्धांत समष्टिवादी हैं, अध्ययन की बड़ी इकाई के ऊपर बल दिया है इन सिद्धांतों ने, इन्होंने अध्ययन की छोटी इकाई पर बल नहीं दिया है। ये द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इनका पतन हो गया है। पतन करने की बात कौन कर रहा है? आधुनिकवादी। तो आधुनिकवादी ये आलोचनाएं कर रहे हैं क्यों पतन हो गया है, क्योंकि ये औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया है, उदारवाद, समाजवाद, अनुदारवाद, मार्क्सवाद ने, तो इनका पतन हो गया है। अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इनका पतन हो गया है। यानी इधर की जो चीज़ें ना परंपरागत वाली, ये तो इन्होंने किया है और ये नहीं किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इनका पतन हो गया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आधुनिक युग में भी ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं आधुनिक युग में 1945 के बाद के ऐसे विचारक हैं, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है, वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात नहीं करते हैं। उनको रॉबर्ट डेहल परा अनुभववादी कहता है, परा अनुभववादी, ठीक है। उनको नव परंपरावादी विचारक कहा जाता है, ये नाम लिख लेना इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे नोट्स में लिखे हुए भी मिल जाएंगे। नव परंपरावादी कहा जाता है उनको। कौन कहता है ये? रॉबर्ट डेहल इनको नाम दे रहा है नव परंपरा अनुभववादी, और वैसे इनको कहा जाता है नव परंपरावादी। अब ये कौन कौन है, इनके नाम याद रखना, ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ मैं। लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस आगे लिखा हुआ मिलेगा वैसे, लियो स्ट्रॉस अगर टाइपिस्ट ने टाइप किया है तो। माइकल ऑक्सफोर्ड, यानी ये लोग मूल्यों पे बल देते हैं, ये समष्टिवादी अध्ययन की बात करते हैं, ये वैज्ञानिक अध्ययन को कोरा तथ्यात्मक बताते हैं ये लोग, ठीक है। माइकल ऑक्सफोर्ड, बंट्रा द जुगनेल, दांते जर्मिनो, ये ऐसे विचारक हैं जो आधुनिक युग में भी होते हुए वापस किधर जाना चाहते हैं? परंपरागत की तरफ लौट जाना चाहते हैं, यानी ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात नहीं करते हैं। अभी आ गया परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है। अब ये तो कोर्स में चलती थी किताबें, इनको तो छोड़ो, एमए की पुस्तकों की सभी राजनीतिक विचारक। उपयुक्त विचारकों पर टिप्पणी करने वाले विचारक हैं मैक्सी वेबर, डनिंग, वाहन। नव परंपरावादी विचारक, ये 4 नंबर का पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर भी मैं आपको समझा रहा था कि ये ऐसे विचारक हैं जो 20वीं 21वीं शताब्दी में हुए हैं, 1945 के बाद इनके विचार आए हैं। अब 1945 के बाद आए तो इनका प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए था? आधुनिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा होना चाहिए था, कि वेष्टिवादी अध्ययन की बात करते, वैज्ञानिक अध्ययन की बात करती, प्रश्न हाँ ना में बात करते, ये राजनीतिक पतन की बात नहीं करते। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है, आज भी मूल्यों की वैल्यू है, आज ये मूल्य महत्वपूर्णता रखते हैं। तो ये विचारक कौन कौन से, इनके नाम है लियो स्ट्रॉस, एम सिबली, माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक बोएगलिन, बंट्रा द जुगनेल और दांते जर्मिनो। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और ये भी लिख लेना आप कि रॉबर्ट डेहल ने इनको परा अनुभववादी कहा है। व्यवहारवादी विचारक के समर्थक कौन कौन है? व्यवहारवादी विचारक के समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हीथ जुलाउ। अब देखो, जो भी व्यवहारवाद के विचारक है ना, व्यवहारवाद का मतलब आधुनिक युग, और इसके जो भी विचारक समर्थक हैं, और भी हैं बहुत सारे हैं, ये सब राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात करते हैं। क्योंकि व्यवहारवाद आया इसलिए था कि नए राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करना चाहता था राजनीति विज्ञान में। ये वो उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद की बात नहीं मानता था, तो आया इसलिए था। अब क्यों आया था और अच्छे से अपन समझें तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जो अब तक कैसे करता था, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अब तक, जैसा गार्डनर कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान केवल राज्य से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। तो गार्डनर, गेटिल, ब्लंसली, पॉल डिमॉक ये ऐसी बातें करते थे। फिर सीले और लिकॉक सरकार के अध्ययन की बात करते हैं। लिकॉक कहता है कि राजनीति विज्ञान तो सरकार से संबंधित विज्ञान है, काहे के राज्य को बीच में लेकर के आते हो। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर
विचारक आता है बहुत ही समझदार सीले, जो कहता है कि नहीं, या तो सरकार का अध्ययन किया जाता है, और वैसे अध्ययन करता है सरकार का राजनीति विज्ञान, जैसे बीजगणित में अंकों का किया जाता है, अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो अब तक जो व्यवस्थाएं थी वो राज्य और सरकार क्या ही अध्ययन की बात करती थी, कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, कोई नई चीज़ नहीं थी। तो 1945 के बाद में ऐसी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का श्रेय जाता है डेविड ईस्टन, शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित रहा, और डेविड ईस्टन की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर स्कॉलर विद्वानों का एक समूह बना, राजनीति विज्ञान के विद्वानों का, और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत नई नई थ्योरीज आई, जिसमें व्यवस्था सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था सिद्धांत के बाद में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया आमंड पावेल ने। फिर यहाँ पे तार्किक चयन सिद्धांत आया, समूह सिद्धांत आया, प्रक्रिया सिद्धांत दिया आर्थर बेंटले ने। तो ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें आई जिनको अपन पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। ये सारी चीज़ें हैं, तार्किक चयन सिद्धांत को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, समूह सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रक्रिया सिद्धांत को पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ में। आपको हर एक टॉपिक जो सिलेबस से कोरिलेट करता है, जहाँ से आप देखते हैं आजकल प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल रही है, नए थिंकर्स, नए विचारक कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारी छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा इसी चैनल पर। यहीं पे आपको नए नए वीडियोज़ मिलेंगे इन थ्योरीज से संबंधित। तो अब अपन बात करते हैं आगे। तो मैंने बता दिया है कि व्यवहारवादी विचारक यही नहीं है, बहुत सारे ये जो भी नाम मैंने अभी बोले हैं, तार्किक चयन सिद्धांत देने वाले विचारक मान लो, आमंड पावेल मान लो, राजनीतिक विकास वाले मान लो लुशियन पायर, ये सब मतलब लासवेल, कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, ये सब व्यवहारवादी विचारक हैं। राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण के समर्थक कौन है, ये वीडियो बना दिया इसके ऊपर पूरा मैंने। ये दो ही नहीं, बहुत सारे विचारकों के नाम मिलेंगे आपको राजनीतिक विकास में, राजनीतिक आधुनिकीकरण में। ये भी आधुनिक युग से जुड़ी अवधारणाएं हैं। राजनीतिक दर्शन, परंपरागत शाखा, मानपरक दृष्टिकोण, और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें अपन ऊपर समझी, अंतर समझा है, वही है। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य नैतिकता पर बल देता है, समष्टिवादी है, द्वितीयक आंकड़ों पर बल देता है, राज्य सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं पर बल देता है। राजनीतिक शास्त्र में प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल है वो राजनीतिक दर्शन, परंपरागत शाखा, मानपरक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल है। ये बातें अपन ने ऊपर डिस्कस कर ली है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक शास्त्र की कुछ परिभाषाएं हैं। अब राज्य के बारे में कौन क्या परिभाषा देता है? गार्डनर साहब कहते हैं राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। पहला ये चैप्टर होता है 11वीं-12वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, जिसमें ये परिभाषा दी हुई होती है। आप लोगों को अच्छे से याद है। ये गेस्ले नहीं है, ये गेटले हैं, और गेटल परिभाषा देता है राजनीतिक शास्त्र राज्य का भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन करता है। ब्लंसली कहता है राजनीतिक शास्त्र में राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, आदि का अध्ययन किया जाता है। फरीद जकारिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के हैं और अमेरिका में रहते हैं, वर्तमान में पत्रकार हैं, और बहुत सारी कोटेशंस इनकी आती हैं। फरीद जकारिया ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है इन्होंने। राजनीतिक शास्त्र में उस राज्य नामक संस्था का अध्ययन किया जो प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है, संप्रभुता पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। गुडनॉव कहते हैं राजनीतिक शास्त्र में राज्य की वर्तमान व विकासात्मक अध्ययन किया जाता है। जेम्स कहता है राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है। ये कुछ कोटेशन थी, कुछ परिभाषाएं थी जो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद कर लो, आपको 25, 30, 40 परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं है। सरकार के रूप में परिभाषा, दो विचारक जुड़े हैं, इसे एक सीले और लिकॉक। तो लिकॉक साहब की तो सीधी सी परिभाषा आती है, कुछ घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं है अपने को। और कौन सी परिभाषा आती है इनकी? राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है, सिंपल सी परिभाषा है। सीले की परिभाषा अपन कभी नहीं भूलते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में संपत्ति का, जीव शास्त्र में जीव का अध्ययन किया जाता है, वैसे राजनीतिक शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य सरकार के रूप में, यानी दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं गिलक्राइस्ट, डिमॉक, पॉल जेनेट। इनकी डेफिनेशन से आप देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में गार्डनर की प्रमुख पुस्तकें: इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, सिविल गवर्नमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इस पर भी काम किया इसने, क्या बात है। ब्लंसली कोटेशन है, ये राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करता है ब्लंसली, और राज्य को शरीर के समान और व्यक्ति को उसका अंग मानता है, यानी राज्य का ही समर्थन करता है, राज्य के अध्ययन की बात करता है ब्लंसली। प्रसिद्ध कथन है चर्च स्त्री के समान है, राज्य पुरुष के समान है। किसका कथन है? ब्लंसली का।
ब्लंसली के साथ निम्न विचारक भी जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जैविक सिद्धांत का समर्थन करने वाला हर्बर्ट स्पेंसर। जैविक सिद्धांत का मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बता दूं मैं। इसको जैविक सिद्धांत को आंगिक सिद्धांत भी बोलते हैं, जैविक सिद्धांत भी बोलते हैं। यानी राज्य एक जीव है, राज्य एक जीव के समान है, और जो राज्य में संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं जो रह रहे हैं, ये सब उसके अंग हैं। ये है जैविक सिद्धांत, जो कि डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत से संबंधित है। और इसके समर्थक कौन कौन, ऐसा कौन कौन मानता है कि राज्य एक जीव के समान है और हम उसके अंग हैं राज्य के? प्लेटो, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करता है हर्बर्ट स्पेंसर। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर। रूसो, हिगल, बोसांके, ब्रेडले, ये राज्य को क्या मानते हैं? एक शरीर के समान मानते हैं, जीव के समान मानते हैं, और उसमें रहने वाले व्यक्ति और संस्थाएं जो हैं उसके अंग हैं, और हर एक अंग की दूसरे पर निर्भरता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। परंपरागत दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र, देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। चौथा पॉइंट देखिए इसमें, राजनीतिक दल और दबाव समय। ये कन्फ्यूज करता है अपने को, क्योंकि दोनों को अपन साथ में पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों का अध्ययन तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में भी किया जाता था, लेकिन दबाव समूह है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है। ये ध्यान रखने की बात है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दबाव समूह, और राजनीतिक दल है परंपरागत। बाकी तो आप देखते ही पहचान जाओगे। राज्य सरकार की बात करते हैं, सरकार के अंग और उनके आपसी संबंध और तुलना की बात करते हैं, जबकि आधुनिक वाले किसकी बात करेंगे? सरकार के अंगों के साथ साथ में उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने की बात करेंगे। यहाँ पर केवल नरेंद्र मोदी के अध्ययन की बात की जा रही है, वो कार्यपालिका के अध्ययन की बात की जा रही है। पार्टी कौन सी है उस दल की बात की जा रही है, राजनीतिक दल की। लेकिन वास्तव में उस पार्टी की विचारधारा क्या है, और विचारधारा के अलावा उसमें अब काम करने वाले व्यक्ति आ गए, उनकी विचार कैसे है, उनका व्यवहार कैसा है, वो असर डालेगा उसके ऊपर। सरकारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। नोट लगा करके देखो, ये बात भी लिखी है इसने कि दबाव समूह व्यक्ति का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं किया जाता है, इसका अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। ये नोट्स में बाद में शामिल की गई है, जो बात नोट लगा के लिखी है। कोई प्रश्न आया होगा इसलिए बाद में दिमाग में आया। दृष्टिकोण नियमों का संग्रह, उपागम अध्ययन करने का तरीका होता है। यह है कि क्या है, क्या होते हैं। कई बार अपने को कन्फ्यूज हो जाता है कि उपागम क्या होते हैं, पद्धतियाँ क्या होती हैं, तो दोनों अलग अलग है। अपन कई बार क्या है, इनको एक ही समझ देते हैं। अध्ययन करने का जो तरीका होता है वो उपागम होता है। ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, ये उपागम है। पद्धतियाँ आंकड़े संकलन की विधि हैं पद्धतियाँ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। अब अपन बात करते हैं उपागमों की। उपागम मतलब अध्ययन की पद्धतियाँ कौन सी काम में ली जा रही है जब व्यक्ति अध्ययन कर रहा है। तो परंपरावादी जब अध्ययन करते हैं, यहाँ पर ये परंपरागत क्षेत्र से संबंधित अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं। अपने सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है संस्थावाद और नव संस्थावाद। हालांकि वो संस्थावाद नव संस्थावाद नहीं लिखा हुआ, आप गौर से देखना, आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा। एक तो संस्थागत उपागम लिखा हुआ है और दूसरा है नव संस्थावाद, उसमें वाद लगाया हुआ है, और संस्थागत है उसमें वाद नहीं लगाया हुआ है। तो हालांकि वाद लगता है, वो बाई मिस्टेक नहीं लगाया होगा। ऐतिहासिक उपागम नाम से पता चल रहा है। ऐतिहासिक उपागम के आधार पर जो अध्ययन करते हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्था या घटना जो पूर्व में घटित हो चुकी है उसको आधार मान करके उसके आधार पर ये अध्ययन करने वाले लोग हैं। फिर अपन बात करते हैं भारत में संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। अगर इसके ऊपर अध्ययन करना है तो इसका ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमें संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई जाती थी। क्यों साहब, ब्रिटिश लोगों ने अपने ऊपर 200 साल तक शासन किया था। ब्रिटेन में क्या है कि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो ऐसी बातें इसमें की जाती है ऐतिहासिक उपागम में। ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करने वाले विचारक कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग करने वाले जो विचारक हैं ये अरस्तु, मैकियावली ने, ये प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया। लेकिन उस ऐतिहासिक उपागम का जनक इसको माना जाता है सेबाइन को। सेबाइन की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1925 में आई थी, और 1925 के लगभग ही बुक आती है चार्ल्स मेरियम की, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐतिहासिक उपागम की दो निम्न विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक उपागम की दो निम्न विशेषताएं हैं। नए राजनीतिक सिद्धांतों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों के कारण होता है।
नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण क्यों होता है? तो ये बोलता है कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट हो जाते हैं, तब नए सिद्धांत आते हैं, क्योंकि इन संकटों के कारण नए विचार बनते हैं। जैसे यूनान की अन्याय की परिस्थितियों ने प्लेटो और अरस्तु का जन्म दिया। सुकरात ने जहर पी लिया, ठीक है। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विरोध में नए विचार आए, तो संकट के कारण नए विचार आते हैं। इंग्लैंड की गृह युद्ध की परिस्थितियों ने हॉब्स और लॉक जैसे विचारकों को जन्म दिया है। किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उसकी संस्कृति का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति भी राजनीति को प्रभावित करती है। संस्कृति इंपॉर्टेंट होती है और संस्कृति का समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वो भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करते हैं। जो रूढ़िवादी प्रथाओं परंपराओं को मानते हैं वो विचारक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं। एडमंड बर्क उनमें से एक है, फ्रीमैन एक है। एडमंड बर्क के बारे में थोड़ा सा बताऊं, एक टॉपिक अपने अनुदारवाद, और अनुदारवाद के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव पार्टी भी एक अनुदारवादी पार्टी, कहाँ की? ब्रिटेन की पार्टी है। तो अनुदारवादी जो पार्टी है, कंजर्वेटिज्म जो पार्टी है, अनुदारवाद जो कि रूढ़ि प्रथाओं परंपराओं का समर्थन करता है, ये बदलाव का विरोध नहीं करता है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे चाहता है। उस अनुदारवाद का जो जनक है वो एडमंड बर्क ही है। टॉपिक दिया हुआ अपने अनुदारवाद, एडमंड बर्क अनुदारवाद का जनक है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एडमंड बर्क ने एक ऐसा समय देखा, एक ऐसा काल देखा था जिसमें उसने मतलब क्रांतियाँ असंतोष ही असंतोष देखा। इसका जो जीवन काल है वो 18वीं सदी रहा, यानी 17वीं सदी के 18वीं सदी के पहले दशक में तो ये पैदा होता है 1710 के पहले, और 1790 के आसपास या 18वीं सदी के अंतिम दशक में जाकर के इसकी डेथ होती है एडमंड बर्क की। तो पूरी 18वीं सदी इसने देखी है इस व्यक्ति ने। और 18वीं सदी कैसा काल था आप लोगों के सामने है। कुछ दिनों पहले तो, इसके जन्म के कुछ दिनों पहले तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ब्रिटेन में शासन सत्ता बदली। फिर आए दिन मतलब जो ये विचारधाराएं हैं उदारवाद के खिलाफ जो बनने वाली, सकारात्मक उदारवाद आता है और कल्याणकारी जैसे राज्यों की अवधारणाएं आती हैं। या वही दौर था एक 18वीं सदी का जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, बड़ी बड़ी क्रांतियां देखने को मिलती है। और एडमंड बर्क बुक भी लिखता है फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। इसने बुक भी लिखी है, रिफ्लेक्शन ऑन फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, ऐसे एक बुक लिखी है इसने, रिफ्लेक्शन की प्रभाव क्या हो रहा है फ्रांसीसी क्रांति का। तो इस तरीके से ये इसका समर्थन करता है। और ऐसा ही एक व्यक्ति, एक और अनुदारवादी माइकल ऑक्सफोर्ड, दो प्रमुख विचारक हैं, एक तो एडमंड बर्क और दूसरा व्यक्ति है माइकल ऑक्सफोर्ड, जिसका नाम अभी अपन ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था अपन ने? याद कीजिए, अपन ने नव परंपरावादियों में, जो वापस मतलब आधुनिक युग में हैं लेकिन वापस किधर जाना चाहते हैं, परंपरागत के सिद्धांतों की तरफ जाना चाहते हैं, मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है, वहाँ पढ़ा अपन ने माइकल ऑक्सफोर्ड को। माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन ह्यूमन कंडीशन इसकी बुक है। और ऑन ह्यूमन कंडक्ट बुक हन्ना ओरेंट की है। ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, आपको याद होती रहेंगी, आप लिखते रहना इनको, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो वॉच करोगे ना आप, तो आप देखना कि कितनी जल्दी आप 20 एक वीडियो देख लोगे तो आपको लगेगा कि राजनीतिक विज्ञान तो आपकी मुट्ठी में आ गया है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड भी ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी 20वीं सदी देखी है। एडमंड बर्क 18वीं सदी में हुआ और ऑक्सफोर्ड साहब 20वीं सदी में। अब देखिए 20वीं सदी में इसने भी 20वीं सदी के पहले दशक में पैदा होता है, 1910 के आसपास इसका जन्म है और इसकी जो डेथ होती है वो 1990 के आसपास होती है। यानी लगभग इसने पूरी 20वीं सदी देखी है। और 20वीं सदी भी एक असंतोष का काल है जिसमें लोग मर रहे हैं। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध में संघर्ष हो रहा है, कोल्ड वॉर हो रहा है, आए दिन ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ऐसा असंतोष क्यों है? तो दोनों ये मानते हैं कि ऐसा असंतोष इसलिए है कि हम बदलाव एकदम से कर रहे हैं, हमें बदलाव धीरे धीरे करना चाहिए था। तो ये लोग ऐतिहासिक उपागम पर के अध्ययन की बात करते हैं। एडमंड बर्क मान लो, मैकाइवर मान लो, अरस्तु मान लो, ये मैकाइवर बोला है मैंने, मैकियावली नहीं बोला है। ये ऐतिहासिक उपागम के आधार पर अध्ययन की बात करते हैं। ऐतिहासिक उपागम की आलोचनाएं क्या है, सीमाएं क्या है, कमी क्या रह गई है। इतिहास तथ्यों का भंडार है, गलत तथ्यों का चुनाव करने पर निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक उपागम प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। जैसे उसके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का अध्ययन करना है तो पहले से उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि या तो वो एक बेकार व्यक्ति है या फिर वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है व्यक्ति इतिहास के आधार पर अध्ययन करने से। महत्व क्या है? इससे ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक संस्कृति अवधारणा में भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया गया है।
फिर आते हैं दूसरे परंपरागत उपागम के ऊपर, कानूनी उपागम। ये परंपरागत उपागम है, ठीक है, ध्यान रखना। कानूनी उपागमों पर ये उपागम संविधान में दी गई संस्थाओं का अध्ययन करता है। इन संस्थाओं का शक्ति व संबंधों की व्यवस्था पर भी संविधान पर अध्ययन करता है। इस उपागम के समर्थक डार्सी, ऑग, जिक, ऑस्टिन, कैसिवियर, जेनिंग्स पायली ये लोग हैं कानूनी उपागम का समर्थन करने वाले, जो ये मानते हैं कि इन संस्थाओं का शक्ति और संबंधों की व्यवस्था, संविधान, इनका अध्ययन करते हैं। ये कि व्यवस्था पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, संविधान का, कानून का, तो कानूनों के आधार पर अध्ययन करना चाहिए। इस उपागम की कमी यह है कि संविधान इतर संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता है। ये जैसे संविधान से अलावा संस्थाएं, नीति आयोग, राजनीतिक दल, तो ये भी तो पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज नीति आयोग इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, इतनी चीज़ें चला रहा है, लेकिन उनका अध्ययन ये नहीं करते हैं। राजनीतिक दल तो पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं किसी भी देश में। बीजेपी आती है अलग तरीके की व्यवस्था, कांग्रेस की आती है अलग तरीके की व्यवस्था। तो हर देश में राजनीतिक दल व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन कानूनी उपागम इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। महत्व क्या है, संविधान व संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा उपागम आता है अपना संस्थागत उपागम। नाम से पता चल रहा है संस्थाओं का अध्ययन करने की बात करेगा। कौन सी संस्थाओं का अध्ययन करता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जितने भी आप संस्थाएं देख रहे हैं इनका अध्ययन करता है, लेकिन केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। अनौपचारिक संस्थाएं जैसे दल, दबाव समूह है, इनका अध्ययन ये नहीं करता है। हित समूह का अध्ययन ये नहीं करता है, ठीक है। और जो अध्ययन करेंगे वो फिर आए नव संस्थावाद, जो दोनों अपने सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्थावाद, नव संस्थावाद। आराम से देखिएगा। संस्थागत उपागम एक कानूनी उपागम की तुलना में व्यापक है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ये नीति आयोग का भी अध्ययन करेंगे, कैसी भी संस्थाएं हों इनका ये अध्ययन करते हैं। इस उपागम का जो जनक है वो माना जाता है डुवर्जर डाल्डर को। वही डुवर्जर डाल्डर जो राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में पढ़ेंगे अपन, राजनीतिक दलों का बहुत ही शानदार तरीके से वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति डुवर्जर डाल्डर ही है। तो डुवर्जर डाल्डर की पद्धति कौन सी है, संस्थागत उपागम इसकी पद्धति है। वो संस्थाओं का अध्ययन करता है, उनके आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करता है, ठीक है। तो और इसके समर्थक कौन है, लास्की, मैकाइवर, प्लेनाव इसके समर्थक हैं। आलोचना, व्यवहारवादी संस्थागत दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें मानव व्यवहार के अध्ययन की उपेक्षा की गई है। मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है ये। जबकि नव संस्थावाद आएगा, उसका मेन मोटो ये रहेगा कि मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करने की बात करता है नव संस्थावाद। तो मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है और औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है। कौन, संस्थावाद, संस्थागत। फिर भी महत्व इसका क्या महत्व है, ये संविधान संस्थाओं के साथ साथ में संविधान इतर संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट बात है। संस्थागत दृष्टिकोण के फलस्वरूप ही जब संस्थागत उपागम का उद्भव हुआ है, ये उपागम आया ही संस्थागत दृष्टिकोण के कारण है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, नव संस्थावाद में। अब आ गया नव संस्थागत दृष्टिकोण। इतना याद रखो अभी किसी जुड़े विचारक कौन है। नव संस्थागत दृष्टिकोण मानव व्यवहार का अध्ययन मानसिक रूप में करता है, इसलिए तो उसके प्रमुख समर्थक है नव संस्थावाद के मार्च और दूसरा विचारक है ओल्सन। ये दो नाम आप अभी याद रखो, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन शायद ये दो ही नाम आपके लिए नहीं होंगे, तो एक बार आप इनको तो याद करो, मार्च और ओल्सन को। नव संस्थागत दृष्टिकोण मानव व्यवहार का अध्ययन मानसिक रूप में ही करता है, इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण का ही भाग माना जाता है। आदर्शनात्मक मानपरक दृष्टिकोण, ठीक है। नव संस्थागत, ध्यान रखना, नव संस्थावाद आधुनिक युग से जुड़ा हुआ है, परंपरागत युग से नहीं जुड़ा हुआ है। मानपरक दृष्टिकोण, मानपरक दृष्टिकोण सबसे पुराना उपागम है। मानपरक जिसमें पहले माना जाता है, ये गणितीय पद्धति पर आधारित होता है। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा निगमनात्मक पद्धति, गणितीय पद्धति होती है निगमनात्मक पद्धति। इसमें क्या होता है, अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, माना कि x, यानी पहले ही मान लिया जाता है कि x प्लस वाई बराबर 40 स्पष्ट करो। अब पहले ही मान लिया कि x प्लस वाई बराबर 40, अब लेकर के आओ, कैसे आओगे, फिर अपन मानते हैं कि x बराबर, ठीक है, 40 बटा वाई, वाई बराबर, ऐसे अपन मान लेते हैं खुद ही। ये है निगमनात्मक पद्धति। तो ऐसी पद्धति थी प्लेटो की पद्धति। प्लेटो ने पहले मान लिया कि मेरे को एक आदर्शवादी राज्य बनाना है। अब येन केन प्रकार है वो इसको बनाएगा, तो जबरदस्ती फिर बनाता है कि व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है,
विवेक, साहस, संयम, ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। फिर एक दार्शनिक राजा होगा जिसमें इन तीनों गुणों का समावेश होगा। ये निगमनात्मक पद्धति पर आधारित ही है। तो जो बात अपन कर रहे हैं कि आदर्शात्मक मानपरक दृष्टिकोण, आदर्शात्मक मानपरक परंपरागत दृष्टिकोण का सबसे पुराना उपागम है और मानपरक उपागम निर्देशात्मक है क्योंकि अपने अध्ययन का निश्चित मूल्य पहले ही निर्धारित कर लेता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पहले ही मान लेता है। प्लेटो ने न्याय का अध्ययन किया, आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता का अध्ययन किया। यानी उसने पहले ही मान रखा था कि ठीक है, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, नकारात्मक सकारात्मक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने स्वतंत्रता का नकारात्मक और सकारात्मक दो तरीके से विभाजन किया है, तो बर्लिन ने किया है। नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता मानता है। किताब का नाम भी है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कंसेप्ट, दो कंसेप्ट देता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, लेकिन मानेगा किसको? नकारात्मक को मानेगा। नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है बर्लिन। तो पहले मान लिया। इसकी पद्धति कैसी है? वही आदर्शात्मक मानपरक पद्धति है। ये उपागम मूल्यों के पद सोपान पर बल देता है, अर्थात कुछ मूल्यों को मार्क्स की भी, कार्ल मार्क्स ने पहले मान लिया कि मेरे को तो पूंजीपतियों का विरोध करना है। अब कैसी भी पद्धति आई, चाहे उसने पूंजीवादियों का विरोध ही किया है, तो उसकी भी पद्धति आदर्शात्मक पद्धति थी। आदर्शात्मक उपागम राजनीतिक दर्शन के निकट है, अर्थात ये मूल्य नैतिकता पर विशेष बल देता है। ये चाहिए की बात करता है कि ऐसा होना चाहिए। मानपरक उपागम के समर्थक एक आदर्श राज्य की प्रतीकात्मकता करते हैं। कौन विचारक हैं? आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं प्लेटो। न्याय आदर्श राज्यों का, प्लेटो का न्याय होगा उसमें। मार्क्स का राज्य कैसा होगा? साम्यवादी राज्य। गांधी का राज्य राम राज्य होगा। दार्शनिक अराजकतावादी है गांधी। लिखते रहना आप जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। कांट यूरोपीय संघ जैसा चाहता है कि एक वैश्विक सरकार बन जाए, यूरोपीय संघ की तरह, जैसे पूरे यूरोप के लिए एक ही वीज़ा लेना पड़ता है, एक ही संस्था है यूरोपीय संघ जो कानून बनाती है इन देशों के लिए, तो ऐसी व्यवस्था भारत में भी पूरे विश्व की बन जाए, ऐसी कल्पना करता है कांट। आर्थर मुरे हचमैन विश्व सरकार की स्थापना की बात करते हैं। ऐसे राज्य की कल्पनाएं की जाती हैं। ये सब आदर्श परक मानपरक बातें हैं। आलोचना क्या है? मानपरक उपागम की आलोचना व्यवहारवादी करते हैं, कहते हैं कि काल्पनिक है, ये मूल्यों का अध्ययन करता है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। फिर भी इसका महत्व है। क्या महत्व है? उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इस उपागम का महत्व यह है, राजनीतिक में नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता में राजनीतिकता संभव नहीं है। संदर्भात्मक उपागम इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ। संदर्भात्मक उपागम से संबंधित विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, याद रखना। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है व्यवहारवाद, ये मैच करवाने के लिए प्रश्न पूछता है। कैम्ब्रिज से संदर्भवाद। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से संबंधित है राजनीतिक विकास की अवधारणा, ठीक है। वियना सर्किल नवप्रत्यक्षवाद से संबंधित है। वर्जीनिया स्कूल संबंधित है, जिसकी अपन बार बार मैं बात कर रहा हूँ, तार्किक चयन सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी से संबंधित है वर्जीनिया स्कूल, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें आती रहेंगी साथ साथ में। देखते हैं संदर्भात्मक उपागम क्या है। इसे परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कड़ी कहा जाता है क्योंकि ये द्वितीय आंकड़ों के साथ साथ प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग करता है, ये संदर्भात्मक। और स्किनर संदर्भात्मक उपागम का प्रमुख समर्थक है। स्किनर नाम याद रखना, इसको अपन पढ़ेंगे कहाँ पर? स्वतंत्रता के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको नहीं पढ़ूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को याद दिला देना, उस टाइम पे आप नोट कर लो, यहीं पे स्किनर को पढ़ना है। इस उपागम के समर्थक क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते हैं। इसके समर्थक विद्वानों में दक्षिण पूर्वी एशिया का अध्ययन किया था, इसमें मार्स और बटलर हैं। परंपरागत दृष्टिकोण का महत्व और प्राथमिकता क्या है? 20वीं-21वीं शताब्दी ऐसे विचारक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे मूल्यों का अध्ययन करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित ही थे ये, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात की। इन्होंने तो परंपरागत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे परंपरागत दृष्टिकोण का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। जॉन रोल्स न्याय का अध्ययन करते हैं। आइजिया बर्लिन स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं। माइकल वोल्जर बंधुता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो अपने पढ़ा है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता। नव परंपरागत विचारक मूल्य के अध्ययन पर परंपरागत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में नव परंपरागत विचारकों के बारे में अपने पढ़ा है, तो परंपरागत जो सिद्धांत हैं उनका महत्व आज भी बना हुआ है, ये खत्म नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परंपरागत दृष्टिकोण का पुनरुत्थान कर रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं नव परंपरागत विचारक कौन कौन है।
तो नव परंपरागत विचारकों के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखना, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन नव परंपरागत विचारकों के बारे में। देखिए आप यहाँ पर पूरा नोट्स में लिखा हुआ है सारे विचारकों के बारे में। ये जो विचारक हैं एरिक वोगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, डांटे जर्मिनो, बर्ट्रांड द जूनियल, लियो स्ट्रॉस, एम सिबली, इनके बारे में जैसे आजकल प्रश्न की प्रकृति बदल रही है, इनको भी अब डिटेल में पूछा जाने लगा है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इन विचारकों से संबंधित जो विचार हैं वो मैं बताऊंगा कि ये क्या कहते हैं, क्यों वापस परंपरागत राजनीति विज्ञान की तरफ ये लौट जाना चाहते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को यदि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जैसा कि सारे चैनल वाले बोलते हैं, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतना अच्छा कंटेंट पहुंच सके। आप देखिए मैं कितनी मेहनत से कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कस।